हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपीएसएससी, जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट कोड 965 और पंचायत ऑडिटर और वेरियस जो एग्ज़ाम अकाउंटेंट वगैरह के जो कंडक्ट होने हैं उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया कि कौन सा ग्रह जो है वो सबसे छोटा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मरकरी जो है, बुध जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो सोलर सिस्टम से रिलेटेड हैं। जैसे सबसे छोटा और निकट ग्रह जो है आपको पता है ये बुध है। पृथ्वी का जो सबसे निकट ग्रह है वो शुक्र है और सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो वरुण है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो मंगल है। ब्लू प्लैनेट जो है वो पृथ्वी को, अर्थ को कहा जाता है। इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार, भोर एवं सांझ का तारा जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है अर्थ सिस्टर के नाम से, तो वो शुक्र को, वीनस को कहा जाता है। और लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सौंदर्य का देव जो है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? वो शुक्र है। और सबसे अधिक भारी ग्रह जो है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। और सबसे गर्म, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे गर्म जो ग्रह है वो कौन सा है? वो वीनस है, शुक्र है। ये भी आपने याद रखना है, शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। आपको पता होगा 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो का सौरमंडल के 9वें ग्रह का जो दर्जा था वो समाप्त कर दिया था। अतः अब सौरमंडल में कुल कितने ग्रह रह गए हैं? अभी जो है वो 8 ग्रह हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला गया कि वसंत विषुव किस दिन का होता है? वर्नल इक्विनेक्स फॉल्स। तो वसंत विषुव जो है वो किस दिन होता है? क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 21 मार्च जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि द जेट स्ट्रीम इज फाउंड इन द। तो जेट स्ट्रीम में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्षोभशीमा, यानी कि ट्रोपोपॉज में जेट स्ट्रीम जो है वो पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ट्रोपोस्फियर के बारे में, क्षोभ मंडल के बारे में। तो आपको पता होगा ये एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल क्षोभ मंडल को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप का जो है वो ह्रास होता है, जिसे ताप की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं समताप मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। तो आपको पता होगा क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित परत जो भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 50 किलोमीटर तक होती है, उसे समताप मंडल कहलाती है। इस परत के निचले भाग में तापमान जो है वो स्थिर रहता है, इसी कारण इसे स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल कहा जाता है। ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए वायुयान की उड़ान के लिए ये आदर्श परत है। ये भी आपने याद रखना है। और मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल आपको पता होगा, मध्य मंडल जो है वो इस मध्य मंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है, डिक्रीज होने लगता है टेम्परेचर। और आपको क्षोभ सीमा, आपको ट्रोपोपॉज के बारे में पता ही होगा, ये सबसे निचली परत है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द जेट स्ट्रीम इज
फाउंड इन द ट्रोपोपॉज, क्षोभ सीमा में ये पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायी क्या है, विच इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। तो आपने बताना है टोर्नेडो, साइक्लोन, टाइफून या बिली बिली। इन चारों में जो सबसे ज़्यादा नुकसानदेही जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, टोर्नेडो जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टोर्नेडो अब आपको पता होगा ये है क्या, तो टोर्नेडो एक चक्रवात है। क्या है ये एक चक्रवात है और इसकी जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के मिसिसिपी इलाके में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसे टोर्नेडो कहाँ पर कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिसिसिपी इलाकों में इस तूफान को टोर्नेडो कहा जाता है। इसकी जो गति होती है, स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। ये भयंकर अल्पकालीन तूफान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब टाइफून जो है, टाइफून के बारे में आपको पता होगा। टाइफून जो है वो प्रशांत महासागर में उठने वाली तथा चीन सागर में चलने वाली वक्रगामी कटिबंधी चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि इनमें से कौन सी अपसादी शैल नहीं है, विच इज़ नॉट ए सेंडिमेंट्री रॉक। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीटेड हुआ है, क्वेश्चन कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, अशीताश्म जो है बेसाल्ट जो है ये एक सेंडिमेंट्री रॉक नहीं है। बाकी चूना पत्थर हो गया, सैंडस्टोन हो गया, स्लेटी पत्थर हो गया, ये तीनों जो हैं वो अपसादी चट्टानें हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होगा चट्टानों को निर्माण के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन सी, एक आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स जो हैं। तो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाले लावा के जमकर ठंडा हो जाने के कारण होता है। अब जो इसके जो एग्जाम्पल है आग्नेय चट्टानों के, वो कौन कौन से हैं। ये जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, गेब्रो हो गया, जायोराइट हो गया, पिच स्टोन हो गया, प्यूमिस हो गया, पेगमाटाइट जो हो गया, वो इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। उसी तरह आपको पता होगा सेंडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं, अपसादी चट्टानें कौन सी होती हैं। तो अपरदन की प्रक्रिया द्वारा विद्यमान शैलों तथा जैविक स्रोतों से प्राप्त पदार्थों से बनी शैलें जो हैं वो अपसादी शैलें चट्टानें कहलाती हैं। ये संपूर्ण भूपृष्ठ के 75% भाग पर पाई जाती है। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। और जो लास्ट जो आपकी चट्टानों का प्रकार होता है वो होता है आपका रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स उसे कहा जाता है। तो रूपांतरित चट्टानें जो हैं वो आग्नेय तथा अपसादी शैलों जो प्राय वलन, भ्रंशन और पर्वत निर्माण काल में ऊष्मा और दाब में के प्रयुक्त होने से इनमें यांत्रिक या और रासायनिक परिवर्तन से होती हैं। जैसे इसके एग्जांपल जो हो गए वो स्लेटी पत्थर जो हो गए, सिस्ट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, संगमरमर हो गया, नीस जो हो गया, ये किसके एग्जांपल है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेंडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल नहीं है। कौन सा नहीं है, बेसाल्ट जो है वो नहीं है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स का ये एक एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास तल इस रूप से में जाने जाते हैं, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नोन एज। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास तल के इस रूप में जाने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सवाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं घास के मैदान से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाना तो आपको पता ही लग गया, ये अफ्रीका अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास तल सवाना के रूप में जाने जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टेपीज़ जो है, स्टेपीज़ घास के मैदान कहाँ के हैं, ये मध्य यूरोप तथा एशिया में है। उसी तरह वेल्ड जो हो गया वो अफ्रीका में, अफ्रीका के घास के मैदान हैं। डाउन जब आपसे पूछा जाए, डाउन जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के घास के मैदान हैं। प्रेरीज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तर अमेरिका में है। उसी तरह पंपास अगर आपसे पूछा जाए तो पंपास जो है वो आपके कहाँ के, वो अर्जेंटीना के हैं।
ये भी आपने याद रखना है। डाउन्स जो हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में ये घास के मैदान हैं। और स्टैम्पीज जो हैं वो कहाँ के हैं वो आपको पता होगा, ये मध्य यूरोप और एशिया में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि एलिफेंट दर्रा जो है वो स्थित है, एलिफेंट पास इज़ लोकेटेड। तो एलिफेंट पास आपको पता होगा, एलिफेंट पास जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको पता है श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो आपको पता होगा सिलोन जो था वो श्रीलंका का पुराना नाम था। ये आज़ाद कब हुआ था, ये 1948 में आज़ाद हुआ था श्रीलंका, ये भी आपने याद रखना है। तो एलिफेंट पास इज़ लोकेटेड इन श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। बोलीविया जो है वो किसकी राजधानी है, द कैपिटल ऑफ बोलीविया। तो बोलीविया की राजधानी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, लापाज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये बोलीविया की राजधानी है, कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। निप्पन नया नाम है किसका है, निप्पन इज़ द न्यू नेम ऑफ द। तो निप्पन जो है वो किस देश का पुराना नाम था। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जापान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जापान का जो प्राचीन नाम था वो निप्पन था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, द लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन। तो हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मेडागास्कर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइसलैंड है। इसकी आपको पता होगा इसका जो क्षेत्रफल है वो 5,87,041 है। कितना है, 5,87,041 वर्ग किलोमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो एरिया है ये आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द इंडियन ओशन इज़ मेडागास्कर। इसका एरिया जो है वो 5,87,041 वर्ग मीटर है, तो वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है, विच इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी नकदी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ज्वार जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। क्या किया गया है, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन सी फसलें होती हैं इनको हम थोड़ा अब डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको पता होगा पहली होती है रबी की फसल। कौन सी, रबी की फसल। अब रबी की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। रबी की फसलें कौन सी होती हैं। ये जो फसलें होती हैं ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। इसके जो एग्जांपल हैं जैसे गेहूं हो गया, चना, मटर, सरसों जो है वो रबी की फसल हैं, ये आपने याद रखना है। उसी तरह खरीफ की फसलें जो होती हैं, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं, ये जून जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। जैसे धान हो गया, गन्ना, तिलहन, ज्वार जो हो गया और बाजरा जो है वो मक्का हो गया, ये खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी होगी, ये आपकी धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का जो है। उसके बाद बात आती है जायद फसलें। तो जायद फसलें कौन सी होती हैं, ये जो फसल होती है ये मई जून में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। जायद फसलें कौन सी होती हैं, मई जून में ये बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे राई, मक्का, ज्वार जो है ये जायद फसलें हैं। उसी तरह नकदी फसल जो होती है, वो नकदी फसल के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो कैश क्रॉप कौन सी होती हैं, ये वे फसल हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। क्या किया जाता है, ये जो फसल होती है वो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है। इसके जो एग्जाम्पल हैं ये आपने नोट डाउन कर लेना है। जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया। ये जो फसलें होती हैं वो नकदी फसलें होती हैं, कैश क्रॉप्स होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नकदी फसल कौन सी नहीं है, तो ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। बाकी कपास हो गया, मूंगफली हो गया और तंबाकू हो गया, ये तीनों जो है वो नकदी फसलें हैं, कैश क्रॉप्स हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में बोला गया है कि इसमें
इटली का मुख्य औद्योगिक शहर कौन सा है? द चीफ इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ इटली। तो इटली का जो मुख्य औद्योगिक शहर है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मिलान जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में बोला गया कि माओरी जो है वो किस देश के निवासी हैं? माओरीज आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ। तो माओरी जो है वो आपको पता होगा ये न्यूजीलैंड देश के निवासी को माओरी कहा जाता है, जो निवासी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आपको पता होगा न्यूजीलैंड को आपको पता कीवी जो है, कीवी क्या है? कीवी न्यूजीलैंड के लोगों को, न्यूजीलैंड के निवासियों को कीवी कहा जाता है। तो कीवी एक पक्षी है, कीवी एक वर्ड है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये भी आपने सुना होगा। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो वेलिंगटन है, ये भी आपने याद रखना है। साउथ का ब्रिटेन, दक्षिण का ब्रिटेन जो है वो न्यूजीलैंड को ही कहा जाता है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला प्रश्न है, फॉरबिडन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? विच इज़ नोन एज द फॉरबिडन सिटी। तो फॉरबिडन सिटी आपको पता होगा ये लहासा को, किसे? लहासा को जो तिब्बत में है उसे फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया कि द फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय। तो प्रथम उपग्रह किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो फर्स्ट सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय था, तो प्रथम उपग्रह जो था वो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। कौन सी नदी भीमब्रश घाटी से बहती है? विच रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी नदी जो है वो भीमब्रश घाटी से बहती है, फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा जो नदी है वो रिफ्ट वैली से बहती है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा जो नर्मदा नदी की बात करते हैं तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है? वो आपको विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से होता है। और ये इसका जो मुहाना होता है, संगम जो होता है वो गंबात की खाड़ी में होता है। उसी तरह कावेरी नदी के बारे में बात करते हैं। कावेरी नदी आपको पता होगा कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मागिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान होता है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी तरह कोसी नदी जो है, कोसी नदी आपको पता होगा, कोसी नदी का जो उद्गम स्थान है वो गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। और इसका संगम जो होता है वो कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। गोदावरी नदी के बारे में बात करते हैं। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर के दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जोग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला गया कि भारत में ज़्यादातर वर्षा होती है, मोस्ट ऑफ इंडिया रेनफॉल्स इज। तो भारत में जो जो ज़्यादातर वर्षा होती है वो किस प्रकार की होती है? क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, साइक्लोनिक होती है, चक्रवाती होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में बोला कि भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य स्थित है? विच स्टेट इज़ इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सुदूर पूर्व भाग में कौन सा राज्य जो है वो स्थित है? क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अरुणाचल प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको बताएगा अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कौन सी है? वो ईटानगर है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि किस स्टेट को नेफा के नाम से जाना जाता था। तो नेफा जो है NEFA के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था, ये आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 में बोला गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपको पता होगा असम में है, ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, राइनोज के लिए ये फेमस है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। असम स्टेट में है जिसकी जो कैपिटल है वो दिसपुर है, ये भी आपने याद रखना है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन असम। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी जो सभी स्ट्रीम वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। मेनली वहाँ पे आपको GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।